दोस्तों 15 अगस्त 1947 के दिन भारत दो टुकड़ों में बंटने के साथ आजाद हो गया था। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अभी भी सब कुछ सही नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के समय भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक वह जिन पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था और एक वो था जो देसी राजे रजवाड़ों और स्थानीय शासकों के अधीन आता था। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में 562 रियासतें थी और हैदराबाद उनमें से कुछ बड़ी रियासतों में से एक थी। आजादी के बाद कई ऐसी रियासतें थी जो अपना अलग देश बनाने की मांग को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन भारत सरकार इन मांगों को मानने को लेकर बिल्कुल राजी नहीं थी। बाद में जो रजवाड़े प्यार से भारत में मिलने को राजी हो गए उन्हें मिला लिया गया, और जो प्यार से नहीं माने उन्हें बलपूर्वक तरीके से शामिल करने का फैसला किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था, उस समय यहाँ के 562 रजवाड़ों में से सिर्फ 3 को छोड़कर सभी ने भारत में मिलने का फैसला कर लिया था। ये 3 रजवाड़े थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब हैदराबाद ने भारत में मिलने से मना कर दिया था और कहा कि हम तो अलग देश बनाएंगे। तो आखिर कैसे हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था? किस तरह भारत सरकार ने एक ऑपरेशन के जरिए हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हैदराबाद की भारत में विलय की कहानी को जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के शासन काल के समय हैदराबाद की अपनी सेना, रेलवे व्यवस्था और डाक विभाग हुआ करता था। उत्पादन और आबादी के लिहाज से भी हैदराबाद भारत के बड़े राजघरानों में आता था। साल 1948 से पहले करीब 2 सदियों तक हैदराबाद पर आसफ जाही वंश का राज था। मुगलों ने इन्हें इस रियासत का गवर्नर बना रखा था। औरंगजेब के बाद हैदराबाद रियासत पर इनका शासन हो गया था। यहाँ इनको निजाम कहा जाता था। आजादी के समय हैदराबाद के निजाम के पास 20,000 रजाकार थे, जो कि आप कह सकते हैं कि उनकी एक सैन्य शक्ति थी जो निजाम के लिए काम करते थे, और ये सेना हैदराबाद में प्रशासन के रूप में काम करती थी। ये लोग हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में करवाना चाहते थे। ये संभव न होने पर वे अपना अलग ही देश बनाना चाहते थे। हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान भारत में मिलने को लेकर राजी नहीं थे। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी इसके बारे में बात की थी कि कॉमनवेल्थ के अधीन इनका अपना देश हो, मगर ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था। हैदराबाद की आबादी में 84% हिंदू लोग थे, जबकि 11% मुसलमान और बाकी के जैन धर्म के अनुयायी थे। जब हैदराबाद ने भारत में मिलने को मना कर दिया तो उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से भारत में मिलने को लेकर आग्रह किया, लेकिन निजाम ने पटेल के आग्रह को खारिज करते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। हालांकि हैदराबाद भारत में मिलने को लेकर आनाकानी कर रहा था, लेकिन भारत सरकार लगातार हैदराबाद को अपने में शामिल करने की कोशिश में थी। इसके लिए भारत सरकार और निजाम के बीच कुछ समझौते होते हैं, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि आप अपना राज्य चलाइए, मगर देश विदेशों से संबंध भारत सरकार देखेगी। साथ ही कहा गया कि पाकिस्तान से आपको कोई भी संबंध नहीं रखना है। लेकिन हैदराबाद का निजाम कहाँ मानने वाले थे। हैदराबाद रियासत ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए भी दे दिए। निजाम हैदराबाद को भारत में मिलाने को लेकर इतने खिलाफ थे कि उन्होंने जिन्ना को संदेश भेजकर ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वे भारत के खिलाफ लड़ाई में हैदराबाद का समर्थन करेंगे। इसको लेकर उन्होंने जिन्ना का समर्थन मांगा था, मगर जिन्ना ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह मुट्ठी भर अभिजातीय वर्ग के लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। यानी कि उन्होंने 2 टूक में मना कर दिया था। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे, मगर हैदराबाद भारत में मिलने की शर्त को कतई स्वीकार नहीं कर रहा था। हैदराबाद के इस कदम से सरदार पटेल सोच में पड़ गए और उन्होंने सीधा माउंटबेटन से संपर्क किया। माउंटबेटन ने सलाह दी कि इस मामले को प्यार से सुलझाए तो ठीक रहेगा। इस सलाह को नेहरू जी तो गंभीरता से लेने की मूड में थे, मगर सरदार पटेल नेहरू जी की इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि हैदराबाद की इस हिमाकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हैदराबाद के निजाम लगातार पाकिस्तान से संपर्क कर रहे थे, साथ ही वो पाकिस्तान से हथियार खरीदने और पाकिस्तान के साथ सहयोग करने की कोशिश में जुटे थे। मगर पटेल को इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि हैदराबाद पूरी तरह पाकिस्तान के कहने पर चल रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान इस फिराक में भी था कि हैदराबाद और पुर्तगाल का समझौता करवा दिया जाए, जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनवाएगा और जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सकेगा। सरदार पटेल को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है और इसका समाधान सर्जरी से ही होगा। और हैदराबाद में ये भी था कि मुस्लिम वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम लोग हैदराबाद के प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी थी। वहां के कट्टरपंथी कासिम राजवी के नेतृत्व में रजाकार हैदराबाद की आबादी के समर्थन में जनसभाएं कर रहे थे और उनका जुल्म इतना था कि उस इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर गैर मुस्लिम यात्रियों पर हमले कर रहे थे। इसके साथ ही इन कट्टरपंथियों से हैदराबाद से सटे इलाकों के लोग भी परेशान हो चुके थे।
22 मई को जब उन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे हिंदुओं पर गंगापुर स्टेशन पर हमला बोला तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी कि वो उनके प्रति नरम रुख अपना रही है। रजाकारों की इन्हीं गतिविधियों से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया था। इस समय तक लगभग भारत और हैदराबाद के बीच बातचीत का सिलसिला लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि हैदराबाद मानने को तो राजी नहीं था और भारत के पास दूसरा कोई चारा मौजूद नहीं था। भारत ने उस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। भारत के तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद या बंबई पर बम गिरा सकती है। नेहरू जी और राजा जी चिंतित थे कि इससे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो सकता है, लेकिन 24 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं हुआ तो उनकी चिंता मुस्कान में बदल गई। लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं था। जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान अपनी डिफेंस काउंसिल की एक तुरंत बैठक बुलाते हैं और बैठक में इस बात की चर्चा की गई कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन बैठक में कई सदस्यों ने इसका जवाब ना में दिया। लियाकत अली ने जोर देकर पूछा, क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते? तभी बैठक में बैठे किसी सदस्य ने जवाब दिया कि हाँ, पाकिस्तान गिरा तो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बम वर्षक है, जिनमें से सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं। इनमें से एक शायद दिल्ली तक पहुंचकर बम गिरा भी दे, लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाएगा। फिर वह तारीख आ ही गई जिसका इंतजार था। समय था 13 सितंबर 1948 का। भारत से करीब 36,000 सैनिक हैदराबाद में अपना डेरा डालते हैं। शुरुआती 1-2 दिन भारतीय सेना को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 13 तारीख से लेकर 17 सितंबर तक भयानक कत्लेआम हुआ। कहा गया कि हजारों लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। जो हैदराबाद के निजाम कह रहे थे कि हम तो भारत में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने अपने हथियार फेंक दिए और भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। 5 दिनों तक चली कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए थे। हैदराबाद के 807 जवान भी मारे गए थे। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। आर्मी के इस ऑपरेशन को पोलो कहा गया। इस ऑपरेशन के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और जो कट्टरपंथी थे, जो हैदराबाद को किसी भी हालत में भारत में नहीं मिलाना चाहते थे, वो पाकिस्तान की तरफ भाग गए। तो दोस्तों, ये थी भारत में हैदराबाद के विलय की कहानी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।